Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the second case of degeneracy, and this is degeneracy at subsequent iteration. यानी कि जब हम ऑप्टिमलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर डिजेनरेसी अकर हो जाती है। यानी कि जो इनिशियल सॉल्यूशन है वो तो नॉन डिजेनरेट होता है, लेकिन ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करते समय जो सॉल्यूशन है वो क्या जाता है, वो डिजेनरेट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में डिजेनरेसी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन पर्टिकुलर सेल्स को अनऑक्यूपाइड किया गया है या जो अनऑक्यूपाइड हुए हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट के दौरान, उनमें से एक या एक से ज़्यादा सेल्स को हम स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा असाइन करते हैं। और ये देखते हैं कि इनमें से जो कम होता है, जो अनऑक्यूपाइड सेल है, जो रिसेंटली अनऑक्यूपाइड हुआ है, उनमें से जिसकी कॉस्ट कम होती है उसको हम उस पर्टिकुलर डेल्टा को असाइन करके अपने नए सॉल्यूशन में ऑक्यूपाइड सेल्स को m+n-1 के बराबर कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसके केस में क्वेश्चन को, तो एग्जाम्पल दे रखा है इसके रेफरेंस में, फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिटरमाइन अ ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल सो दैट कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। तो क्वेश्चन यहां पर आपको दे रखा है और इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में आपको क्या करना है, आपको मिनिमम कॉस्ट को डिटरमाइन करना है और एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल को भी डिफाइन करना है। क्वेश्चन दे रखा है यहां पर आपको D1 D2 D3 तीन कॉलम से, S1 S2 S3 ये तीन पर्टिकुलर सप्लाई दे रखी है, सप्लाई सेंटर्स दे रखे हैं, ठीक है। और इसके रेफरेंस आपको सप्लाई और डिमांड दे रखी है, क्योंकि सप्लाई का टोटल और डिमांड का टोटल दोनों इक्वल है, तो ये कहलाएगी आपकी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका इनिशियल सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। नाउ वी विल ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग NWCM नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमें नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट पर एलोकेशन करना होता है। तो इस दी हुई टेबल में 8 इज द नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई 120, डिमांड 150, तो यहाँ एलोकेशन होगा आपका 120 का, ठीक है। 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 0, 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30। सप्लाई एग्जॉस्ट होगी यहाँ पर, तो S1 रो को यहाँ से मैं एलिमिनेट कर दूंगा। नाउ 15 विल बी द नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग 80 सप्लाई है, 30 की डिमांड है, 30 हो गई आपकी एलोकेशन हो गया 30 का, तो 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा यहाँ पर, और 30 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कॉलम यहाँ से आपकी एलिमिनेट हो जाएगी T1, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड 0 हो चुकी है। अब जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है दैट इज 10, इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई 50 है, डिमांड 80 है, तो 50 का एलोकेशन होगा, 50 का एलोकेशन होगा, तो यहाँ पर 50 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 0 एंड 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30, क्योंकि S2 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 0 है, तो S2 को यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे। नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट इज नाउ 9 के करस्पॉन्डिंग 80 की आपकी सप्लाई है, 30 की डिमांड है, तो यहाँ 30 का एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। 30 का एलोकेशन होगा, तो 80 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 50 एंड 30 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब आपकी D2 कॉलम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड 0 हो चुकी है। नाउ द नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट इज 10, इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई 50 है, डिमांड 50 है, तो यहाँ 50 का एलोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो हमारी रिम कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब हमने सॉल्यूशन इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लिया है। अब हम इसके अंदर एलोकेशन चेक कर लेते हैं, कितने एलोकेशन हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड एलोकेशंस इज इक्वल टू 5 और रिक्वायर्ड एलोकेशंस इज इक्वल टू m+n-1 इज इक्वल टू कितने हैं, m का मतलब है 3 रोज 3 कॉलम्स -1, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एलोकेशंस हैं वो ऑब्टेन्ड एलोकेशंस के इक्वल है। तो इसका मतलब जो इनिशियल सॉल्यूशन है, इनिशियल solution is non-degenerate. That is clear. Now we will check the
ऑप्टिमलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हम इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। नाउ टेस्ट द ऑप्टिमलिटी ऑफ द ऑब्टेन्ड इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन करा है 120, 30, 50, 30 और 50 का एलोकेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर u और v की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँगा डिफरेंट रोज और कॉलम्स के रेफरेंस में। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे आप, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ का। ठीक है, तो यहाँ एक वैल्यू जीरो रखनी है मुझे, तो ये 1 का एलोकेशन है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, तो कोई सी भी वैल्यू जीरो रख दी यहाँ पर जिसमें एलोकेशन ज़्यादा हो। तो मैंने U2 की वैल्यू को जीरो मान लिया। ठीक है, U2 जीरो है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके ये वैल्यू हो जाएगी V1 की 15 और V2 की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब ये 10 यहाँ पर आ गए, ये एलोकेटेड सेल है, तो 9 इज इक्वल टू U3 प्लस 10 और 9 माइनस 10 ये आएगा -1, तो U3 की वैल्यू आएगी -1। दैट इज क्लियर। अब ये -1 है, ये एलोकेटेड सेल है, तो 10 इज इक्वल टू -1 प्लस V3 होगा, तो 10 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगी 11 वैल्यू। क्लियर हो गया। अब U1 की वैल्यू रह गई, तो ये वैल्यू पता है मुझे, और ये एलोकेटेड सेल है, तो 8 इज इक्वल टू U1 प्लस 15, तो 8 माइनस 15 यानी कि ये आएगा -7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए Dij की वैल्यू निकालनी है। Dij इज इक्वल टू Cij माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, तो पहला अनऑक्यूपाइड सेल है 1,2 सेल, तो पहले UI कितना है -7 प्लस 10, ये +3 और 5 माइनस 3 कितना आएगा +2। क्लियर। अब 1,3 सेल के लिए निकालते हैं, -7 प्लस 11 ये आएगा 4 और 6 माइनस 4 ये भी आएगा +2। ठीक है, 2,3 सेल के लिए निकालते हैं, 0 प्लस 11 11 और 12 माइनस 11 ये आएगा +1। ठीक है, अब मैं SC सेल के लिए निकालता हूँ, -1 प्लस 15 14 और 3 माइनस 14 दैट इज -11। तो यहाँ एक वैल्यू निगेटिव आ गई, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यू निगेटिव आई है इसके करेस्पॉन्डिंग एक डॉट को प्लेस करना है। ठीक है, और इसे मैं प्लस साइन दे दूंगा। अब मुझे एक क्लोज्ड लूप बनाना है, तो क्लोज लूप के लिए सिंपल सा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ मूव करेंगे, इसके बाद यहाँ मूव कर जाइए, देन मूव टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन फाइनली मूव टू द इनिशियल पॉइंट। तो ये लूप आपका तैयार हो गया। यहाँ से आप यहाँ मूव करें, ये मूव करा और इस तरह से ये आपका क्लोज लूप तैयार हो गया। अब इस क्लोज लूप में इसको आपने प्लस साइन दिया है, इसको देंगे माइनस साइन, इसको देंगे प्लस साइन और इसको देंगे माइनस साइन। ठीक है, करना क्या है मुझे है ना, माइनस की वैल्यूज़ देखिए, जो माइनस साइन के साथ में सेल्स हैं, ये 2 सेल्स हैं, इनके एलोकेशन कितने हैं 30 30, तो 30 कॉमन हो गया, तो 30 को मुझे माइनस वाले में से तो माइनस करना है और प्लस वाले में प्लस करना है, तो यहाँ से एलोकेशन हट जाएगा, यहाँ एलोकेशन 80 का हो जाएगा, यहाँ से भी एलोकेशन हट जाएगा और यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 30 का। क्लियर। तो हमें एक नया एलोकेशन मिलेगा, सो वी विल गेट अ न्यू एलोकेशन एज फॉलोज। तो यहाँ मैं इसको ये नोट कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिजाइन कर रखा है, मुझे वैल्यूज़ पुटअप करनी है केवल यहाँ पर, यानी कि 8 पर जो आपका एलोकेशन है वो तो 120 का ही रहेगा। ठीक है, जो आपका ये 10 है इस पर भी एलोकेशन आपका 50 का रहेगा। अब यहाँ से एलोकेशन खत्म हो जाएगा, यहाँ से एलोकेशन खत्म हो गया, 10 पर एलोकेशन हो जाएगा 50 प्लस 30 यानी कि 80 का, और 3 पर एलोकेशन हो जाएगा 30 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलोकेशन कितने रह गए, 1 2 3 4। अब यहाँ एलोकेशन रह गए 4, जबकि होने कितने चाहिए थे 5, तो डिजेनरेसी अकर हो गई। तो ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करते समय इस तरीके से हमारी डिजेनरेसी अकर हो सकती है। अब इसको रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए तरीका बताया था मैंने कि जिन सेल्स को अनऑक्यूपाइड किया गया है, ये 2 सेल्स अनऑक्यूपाइड हुए, इनमें से जो मिनिमम है दैट इज 9, इस पर मैं स्मॉल वैल्यू डेल्टा को असाइन कर दूंगा और इस तरह से मेरे अब जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स है वो कितने हो गए 5 हो गए, और इतने ही मुझे चाहिए। क्लियर हो गया, ये डिजेनरेसी अब रिजॉल्व हो गई। अगेन मैं इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करूंगा, और ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए मैं फिर से इसमें u और v की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूंगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी आएगी, U3 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 एलोकेशन हैं, जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन है एक रो में, तो S3 करस्पॉन्डिंग U3 की वैल्यू हो गई 0, ये 0 हो गई, तो V1 हो गया 3, V2 हो गया 9 और V3 हो गया 10। वही फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये सेल एलोकेटेड है, तो 8 इज इक्वल टू U1 प्लस 3 हो जाएगा, और 8 माइनस 3 कितना जाएगा +5, 5 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब ये वैल्यू ये एलोकेटेड है, ये वैल्यू मुझे पता है, तो 10 इज इक्वल टू U2 प्लस 9 और 10 माइनस 1 कितना आएगा 1 हो जाएगा।
सारी वैल्यूज आ गई। अब मुझे अनऑक्यूपाइड सेल के लिए डीआईजे निकालना है। तो पहले हम बात करेंगे 1,2 सेल की। तो पहले यू और वी को जोड़ लेते हैं। 5 + 9 14 और 5 - 14 कितना आ गया? -11 आ गया। एज अब इसके लिए निकालते हैं 1,3 के लिए। 5 + 10 15 और 6 - 15 कितना हो गया? ये भी -11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं S2 में 15 है, 1 + 3 4 और 15 - 4 ये आएगा +11। इसमें देखते हैं 2,3 सेल में 1 + 10 11 12 - 11 +1। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास फिर से दो वैल्यूज नेगेटिव आ गई हैं। ठीक है, यानी कि जो डीआईजे की वैल्यू है वो 1,2 और 1,3 दोनों में ही नेगेटिव है, लेकिन मुझे इनमें से एक ही सेल सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि डीआईजे दोनों में सेम है तो किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसकी कॉस्ट कम होगी। तो इसकी कॉस्ट है कम, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे दे दूंगा मैं प्लस साइन, बाद में दे देंगे। पहले क्लोज्ड लूप हम डिजाइन कर लेते हैं। तो क्लोज्ड लूप आपका किस तरह से डिजाइन होगा देख लेते हैं इसको हम। यहाँ से यहाँ मूव करोगे, यहाँ से यहाँ मूव करोगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर वापस आ जाओगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट करना शुरू करा मैंने, यहाँ से यहाँ आया मैं, यहाँ से फिर मैं इस तरफ मूव करा, फिर यहाँ मूव कर गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ मूव करा और यहाँ वापस आ गया। क्योंकि हम कॉर्नर वाले एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं तो इस 80 का कोई रोल नहीं रहेगा इस क्लोज लूप में। यहाँ आप वैल्यू साइन करोगे प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस। ठीक है, अब माइनस में एक 120 का एलोकेशन है, यहाँ डेटा का एलोकेशन है, तो डेल्टा मिनिमम है दोनों में से, तो डेटा को माइनस करेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने का एलोकेशन जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से एलोकेशन हट जाएगा डेल्टा का। यहाँ 30 पे ऐड करेंगे डेटा तो 30 ही रहेगा और डेल्टा यहाँ से हट के केवल यहाँ पहुँच जाएगा, इतना इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो लेट अस हैव अ न्यू रिवाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन। यानी कि रिवाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन में जो डेल्टा है पहले 9 पर असाइन था वो केवल 5 पर पहुंच जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हमें फिर से इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करनी है कि क्या ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम u1 की वैल्यू को 0 रख देते हैं। ठीक है, u1 को 0 रखोगे तो 8 के करस्पॉन्डिंग ये v1 आ जाएगा 8 और ये एलोकेटेड सेल है तो इसके करस्पॉन्डिंग v2 आ जाएगा 5। ठीक है, यह 8 ये एलोकेटेड सेल है तो 3 = u3 + 8 होगा और 3 - 8 कितना जाएगा? -5। ठीक है, अब ये सेल एलोकेटेड है, ये वैल्यू मुझे पता है तो v3 की वैल्यू जाएगी 10 = -5 + v3, तो 10 + 5 यानी कि 15 हो जाएगा ये v3 = ठीक है, अब मुझे u2 की वैल्यू निकालनी है तो ये सेल एलोकेटेड है, v2 की वैल्यू पता है मुझे, तो 10 = u2 + 5 होगा और 10 - 5 कितना जाएगा? u2 = 5। क्लियर हो गया। अब मुझे अनऑक्यूपाइड सेल के लिए डीआईजे निकाल देता हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा CIJ - UI + VJ। तो पहले 1,3 सेल के लिए 0 + 15 15 हो जाएगा और 6 - 15 -11। ठीक है, अब S2 के लिए निकाल लेते हैं 5 + 8 13 और 15 - 13 ये आएगा +2। ऐसे इस वाले सेल के लिए बात करते हैं 2,3 के लिए 5 + 15 20 और 12 - 20 कितना हो गया? -8। अब मैं इसकी बात करता हूँ 9 -5 + 5 0 और 9 - 0 ये आएगा +9। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो डीआईजे की वैल्यू 1,3 और 2,3 दोनों में नेगेटिव है, लेकिन मोस्ट नेगेटिव है 1,3 में, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं डॉट को असाइन करूँगा। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्लोज्ड लूप को फॉर्म करना है। तो क्लोज लूप कैसे तैयार हुआ है देखिए, यहाँ पर यहाँ से आपको यहाँ मूव करना पड़ेगा, फिर यहाँ और वापस यहाँ आना पड़ेगा, यदि तरीका। तो इसको मैं तैयार कर देता हूँ क्लोज लूप को। यहाँ पर यहाँ से आप 50 की तरफ मूव करें, 50 से आप इस 30 की तरफ मूव करा आपने, इस 30 से फिर आपने 120 की तरफ मूव करा और 120 से फिर आप डेल्टा की तरफ से होते हुए और -11 पर वापस आ गए। तो एक क्लोज्ड लूप आपका तैयार हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखूँगा प्लस साइन, यहाँ मैं एलोकेट करूँगा नेगेटिव साइन, फिर ये एलोकेट हो जाएगा आपका प्लस साइन और फिर ये एलोकेट हो जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, अब नेगेटिव में देखते हैं, यहाँ 120 का है एलोकेशन, यहाँ 50 का है, दोनों में से कम कितना है? 50। तो 50 का एलोकेशन हम माइनस करेंगे जहाँ हमने नेगेटिव वैल्यू रखी है और प्लस करेंगे जहाँ हमने प्लस वैल्यू रखी है। तो यहाँ एलोकेशन आ जाएगा 70 का, यहाँ एलोकेशन नहीं था पहले, अब 50 का हो जाएगा, यहाँ से एलोकेशन खत्म हो जाएगा और यहाँ एलोकेशन आ जाएगा 50 + 30 यानी कि 80 का। तो हमारा जो रिवाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? लेट अस हैव अ लुक। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिजाइन कर रखा है, मुझे बस वैल्यूज़ को पुटअप करना है यहाँ पर।
तो 8 के करस्पॉन्डिंग तो आपका एलोकेशन रह जाएगा कितना, 50 माइनस करोगे तो रहेगा 70 का, ठीक है। 5 पर डेल्टा का रहेगा ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 पर पहले एलोकेशन नहीं था, अब यहाँ एलोकेशन आएगा 50 का, ठीक है। 10 पर आपका 80 का ही एलोकेशन रहेगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पर 30 का था, अब 50 + 30 यानी कि 80 का एलोकेशन जाएगा, और 10 पर एलोकेशन खत्म हो जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया? तो ये आपका नया सॉल्यूशन आ गया, मॉडिफाइड सॉल्यूशन आ गया। अब चेक कर लेते हैं क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो यहाँ u1 की वैल्यू 0 जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि 3 एलोकेशन है। अब u1 की 0 हो गई, तो v1 आ गया 8, v2 आ गया 5 और v3 आ गया 6। क्लियर? अब मुझे बाकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए ये एलोकेटेड सेल है, तो 10 = u2 + 5 होगा, और 10 - 5 कितना जाएगा, 5 जाएगा, तो u2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब u3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये सेल एलोकेटेड है, ये वैल्यू मुझे पता है, तो 3 = u3 + 8, और 3 - 8 कितना जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। अब मैं अनऑक्युपाइड सेल के रेफरेंस में DIJ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहले बात करेंगे 2,1 सेल की। 5 + 8 13, और 15 - 13 दैट इज +2। अब बात करते हैं 2,3 की। 5 + 6 11, 12 - 11 +1। 3,2 सेल की बात करते हैं, -5 + 5 0, और 9 - 0 +9। 3,3 सेल की बात करते हैं, -5 + 6 +1, और 10 - 1 जो आएगा +9। तो यहाँ ऑल DIJ इज ग्रेटर देन = 0। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये हो गया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये ऑप्टेन हो गया आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम क्या निकालेंगे इसके ना, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वही फॉर्मूला लगेगा समेशन CIJ × XIJ। तो 8 की 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 7 = 56, 560। 5 × डेल्टा, तो ये तो 0 हो जाएगा। 6 × 50 ये आएगा 300। 10 × 80 ये आएगा 800। 3 × 80 3 × 24 240, ठीक है। कंप्लीट होगी वैल्यूज हमारी, इनको आप ऐड कर दीजिए। 0 4 और 6 10, 0 1 और 2 3 और 8 11 और 3 14 और 5 19 रुपीज 1900 is the solution of the given transportation problem. That is clear? Thank you.